फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उददी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखिए देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। तारा सितरनिता में ठाडी झिल मिल होती, मोतीन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर, उददी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। समझ आया? नहीं। भाषा ब्रज। ब्रज व्याख्या करने की जरूरत पड़ेगी। कवि देव ने इस पद में, इस काव्य में, इस कवित्व में सुधा मंदिर, मंदिर अर्थात घर, महल, भवन, भवन का वर्णन किया है। साथ ही श्री राधा जी के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। किस किस का वर्णन है? भवन का और राधा जी और श्री राधा जी के सौंदर्य का वर्णन है। कवि कहता है कि जो भवन है वो फटिक सिलानी से बना हुआ है। फटिक, सफ्टिक, शिलानी, शिला, पत्थर। यह भवन सफ्टिक की शिलाओं से, संगमरमर के पत्थर से, सौ से सुधार्यो बनाया गया है। सुधा मंदिर, यह अमृत मंदिर, अमृत घर, अमृत महल, पवित्र महल। पवित्र महल जो है वो किससे बना हुआ है? फटिक से, सिलानी, शिलाओं से। और ऐसे दिखाई देता, वो इतना सफेद दिखाई देता है जैसे कि दही का सागर उमड़ता है। उसमें इतना आनंद है जैसे दही का सागर उमड़ रहा हो। बाहर से भीतर तक कोई भी उसकी दीवार नहीं दिखाई दे रही, और दूध के झाग की तरह जो आंगन है वो चमक रहा है सफेद। उसमें तारे के समान राधिका जी खड़ी हुई हैं और झिलमिल हो रही हैं, चमक रही हैं। वो ऐसे लगती है जैसे मोतियों की ज्योति मिल गई हो, और वो इतनी सुगंध फैली हुई है वहां पर जैसे मल्लिका के फूल को मकरंद मिल गया हो, रस मिल गया हो। और आकाश रूपी आईने में राधा जी जब देखती हैं चांद को तो उनको ऐसे लगता है जैसे कि वो स्वयं उसमें खड़ी हुई हैं चांद के रूप में। तो मैं इसकी व्याख्या सही से शब्दशः व्याख्या करवाऊंगा। फटिक सिलानी, फटिक सफ्टिक, सिलानी शिला पत्थर, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है अमृत भवन। राधा जी का जो भवन है वो अमृत भवन किससे बना हुआ है? फटिक सिलानी, फटिक सिलानी से। उसमें उमगे, उमड़ रहा है। आमंद, जो कम ना हो, मंद ना हो, कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक। आमंद अधिक। उमगे, उमड़ रहा है, उमड़ रहा है। उसमें बहुत अधिक उमड़ रहा है। क्या? दही, दधी, दही, उदधी, समुद्र। दही का समुद्र जैसे उमड़ रहा हो उस तरह उसमें आनंद उमड़ रहा है। बाहर तय भीतर, बाहर से भीतर, लो तक, बाहर से भीतर तक, भीति दीवार, न दिखी है, नहीं दिखाई दे रही। बाहर से भीतर तक भीत बोलते हैं दीवार को। बाहर से भीतर तक दीवार नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि चमक ही ऐसी है। एक तो चांदनी रात,
ऊपर से महल सफेद रंग का, भवन जो है वो सफेद रंग का है, तो उसमें चांदनी के कारण दिखाई ही नहीं दे रही दीवारें, दीवारें भी सफेद हैं। दूध को सो, दूध के समान फेन फैलो, झाग फैला हुआ है। जैसे दूध के ऊपर झाग आ जाती है सफेद, वैसे ही वहां पर फैला हुआ है क्या, दूध की झाग के समान फैला हुआ है चांदनी। आंगन फरस बंद, आंगन में फरस बंद, फरस से बने हुए आंगन में। फरस का जो चबूतरा है वो चबूतरा इस तरह चमक रहा है जैसे कि दूध की झाग चमकती है। किसी ने दूध की झाग फैला दी हो, वो इस तरह से सुंदर दिखाई दे रहा है। तारासी, तारे के समान, तरुणी नौजवान युवती, तारे के समान युवती, तामे उसमें ठाड़ी खड़ी है। तारे के समान एक युवती उसमें खड़ी हुई है। जैसे तारा खड़ा हो, तारा होता आसमान में, वैसे ही उस महल में, उस भवन में युवती खड़ी है, ठाड़ी खड़ी है। और झिलमिल होती, जैसे तारा झिलमिल होता है, चमकता है, वैसे ही वो युवती भी चमक रही है। वो युवती कौन है? श्री राधिका। मोतिन की ज्योति मिलियो, जैसे मोतियों को ज्योति मिल जाती है और वो चमकने लगते हैं और भी अधिक। मल्लिका को मकरंद, और जैसे मल्लिका एक फूल होता है, उस फूल को मकरंद अर्थात रस मिल जाता है तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। उसी प्रकार जो हमारी श्री राधिका जी हैं, वो मोतियों की ज्योति की तरह चमक रही है और सुगंधित हो रही है, जैसे मल्लिका को रस मिल जाता है। इस तरह से सुगंधित है वातावरण। आरसी से अंबर में, आरसी दर्पण, आरसी दर्पण, दर्पण। दर्पण में और शीशे में अंतर है। दर्पण के हम आर पार नहीं देख सकते, शीशे में देख सकते हैं। आईना जो हमारे घरों में होता है वो दर्पण होता है। खिड़की इत्यादि में हम कई बार शीशे ही लगाते हैं। तो आरसी से अंबर में, अंबर आकाश, आकाश के समान दर्पण में आभासी, चमक सी, उजारी लगे, फैल गई है, चमक रही है। प्यारी राधिका, राधिका जी प्रतिबिंब, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होती है आईने में। जब हम अपनी खुद की छवि देखते हैं तो असलियत में हम बाहर खड़े हैं, आईने में जो छवि दिखाई दे रही होती है वो होता है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब लग रहा है। श्री राधिका जी खड़ी हुई है महल में। ऊपर आसमान में जो चांद दिखाई दे रहा है, चंद, चांद, वो ऐसे लग रहा है जैसे राधिका जी का प्रतिबिंब हो। आकाश में चांद कैसा दिखाई देता है? जैसे राधिका जी का प्रतिबिंब हो। आईना क्या है? आकाश, उसमें चांद दिखाई दे रहा है। किसका प्रतिबिंब? राधा जी का प्रतिबिंब। आरसी से अंबर में, दर्पण जैसे आकाश में आभासी चमक रही है। वो आभासी प्यारी राधिका जी का प्रतिबिंब दिखाई दे रही है, जो कि चांद है। समझ आ रही है मेरी बात? किसका वर्णन है? चांदनी रात का और राधा जी, महल का और श्री राधिका जी का वर्णन है इस कवित्व में। कवित्व छंद, छंद होता है कितनी मात्राओं का? 16 के बाद 15। मात्राएं नहीं कहेंगे, वर्ण कहेंगे। वर्ण, वर्ण गिने जाते हैं। वार्णिक छंद है जिस छंद में
वर्णों की गिनती होती है, वार्णिक जिसमें मात्राओं की गिनती होती है, मात्रिक छंद। तो इसमें वर्ण गिनते हैं तो 16 के बाद यति है। एक वर्ण, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये यति। 16 मात्राओं के बाद यति रुके हैं। तो कवित्त कितने वर्णों का छंद होता है? 16। 31 वर्णों का छंद। यति कहां पर होती है, रुकना कहां पर होता है? यति अर्थात रुकना 16 के बाद और 15 के बाद हम इसमें रुकते हैं। इसके बाद हम इसका काव्य सौंदर्य पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहले अलंकार, सबसे पहले अलंकार। अनुप्रास अलंकार सबसे आसान होता है, तो कहां पर है इसमें अनुप्रास अलंकार? सिलानी सौ सुधार्यो स स स स। सिलानी सौ सुधार्यो सुधा। मैं इतनी लंबी पंक्ति नहीं लिखूंगा, लेकिन इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास, इसके अतिरिक्त फेन फैल्यो, फेन फैल्यो, फ और एक फ ये रहा। वर्ण की आवृत्ति जिसमें होती है, शब्द की नहीं, वर्ण की आवृत्ति जिसमें बार बार होती है। किसमें? फेन फैल्यो। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। तरुणी तामे। हाँ, तरुणी तामे अनुप्रास अलंकार। मिलियो मल्लिका को मकरंद अनुप्रास अलंकार। इसके अतिरिक्त तारा सी तरुणी रूपक अलंकार। रूपक में और उपमा में और उत्प्रेक्षा में अंतर है। तीनों में क्या अंतर है बता देता हूं। आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो कि थोड़ा वजन में ज्यादा है, जिसका वजन ज्यादा है, तो कई बच्चे आते हैं, छुट्टी होती है स्कूल की, बोलते हैं कि पिताजी आज मैंने एक आदमी देखा जो कि यूं पूरा भारी व्यक्ति देखा। तो बच्चा एक शरारती था, वो कहने लगा पापा आज तो मैंने हाथी जैसा आदमी देखा, हाथी जैसा, हाथी सा। एक और मिल गया, उसने भी घर जाकर कहा कि पिताजी आज मैंने एक हाथी देखा। पिता कहता है हाथी? हाथी तो आज गांव में आया ही नहीं कोई। वो कहता पापा भारी आदमी था ना, हाथी देखा, हाथी। एक तीसरा और था, वो कहता है पिताजी आज मैंने मानो हाथी देख लिया हो, मानो हाथी। था तो कौन था? व्यक्ति था, लेकिन उसको 3 संज्ञाएं दी गई, हाथी की, हाथी सा, मानो हाथी। तो इस प्रकार जब वो हाथी सा कहता है उपमा अलंकार, हाथी कह देता है रूपक अलंकार, मानो हाथी कह देता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मुझे बताइए तारा सी तरुणी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, इसमें अलंकार है उपमा। मैं इसका एक उदाहरण और वो कह देता हूं, जहां पर सा से सी हो वहां पर उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। इसके अतिरिक्त इसमें और भी अलंकार हैं। उदाहरण के लिए यहां पर हम देख सकते हैं इसमें कि
उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार एक जगह और है, उदधि दधि दही रूपी समुद्र, दही रूपी समुद्र, समुद्र। भाषा ब्रज, ब्रज, भाषा ब्रज, ब्रज। गुण, जब किसी की सुंदरता का वर्णन माधुर्य, हो, माधुर्य गुण। रस, श्रृंगार, बिल्कुल किसी की सुंदरता का वर्णन है, प्रेम की बात हो रही है, मिलने की, बिछड़ने की, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। जो सही शब्द है श्रृंगार वो यही है, श री अंगार, श्रृंगार। जब हम इसमें र लगा देते हैं तो ये अशुद्ध हो जाता है। अब ये बन गया श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, श्रृंगार। भाषा पढ़ ली, अलंकार। छंद कौन सा है? छंद कवित, कवित्त छंद है, छंद है कवित, कवित्त। कोई और कुछ इसमें ऐसा रह गया हो जो समझ में ना आया हो? छोटे प्रश्न उत्तर पूछ लूं, पाठ में से ही है जो अभी हमने पढ़े हैं, बहुवैकल्पिक अथवा वैकल्पिक, जो भी इसमें से है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। मकरंद क्या होता है? मकरंद रस, किसका रस? मल्लिका फूल का, फूल का रस, फूल का रस मकरंद, मकरंद। देव के सवैयों और कवित्त की भाषा क्या है? ब्रज, ब्रज। फटिक सिलानिसो कवित्व में किसका वर्णन किया गया है? भवन का, गोवर्धन का, राधा का, कृष्ण का, चंद्रमा जी का, राधा का, राधा जी का। सबसे कठिन माना जाता है ये पद जो कवित्त है, लेकिन हमने इसकी व्याख्या भी कर दी, इसमें काव्य सौंदर्य इत्यादि सब कुछ बता दिया है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकता है अथवा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।